हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे नए पॉडकास्ट या डिस्कशन वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ अगेन जॉर्ज सर हैं और बालकिशन जी हैं। हम आज डिस्कस करेंगे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन और अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट के बारे में। कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा लेना चाहिए, किन सर्कमस्टांसिस पे कौन सा लोन आपको सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। बालकिशन जी अपने डाउट्स हमारे सामने रखेंगे, जो भी सवालात उनके होंगे वो हमारे सामने रखेंगे। जॉर्ज सर जो हैं वो हमें बिजनेस लोन की बेनिफिट्स हैं वो समझाएंगे, और मैं आपको अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की जो लिमिट हम लोग दिलाते हैं उसके बारे में थोड़ा या जो भी डिस्कशन है वो बताएंगे। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में जॉर्ज सर आपको बताएंगे, और अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। सर नमस्कार सर। सर, जब भी हम कस्टमर से बिजनेस लोन या वर्किंग कैपिटल अनसिक्योर्ड की बात करते हैं तो कस्टमर का एक सवाल आता है हमारे साथ, जो डिस्कशन में आता है मेजरली, कि बिजनेस लोन मुझे चाहिए, मैंने पैसा जो जिस भी पर्पस से लेना है, चाहे वो मशीनरी के लिए परचेज करना है या मुझे स्टॉक परचेज करना है, तो वो मैंने पैसा लिया और मैंने वो खरीद लिया। वर्किंग कैपिटल के लिए वो ये कहता है कि लिमिट मैंने एक बार यूज कर ली तो मैं उसका इंटरेस्ट ही पे करता रह जाऊँ। तो इसके बारे में सर आप क्या किस तरीके से हम कस्टमर को मतलब इसका काउंटर करें? बेसिकली आपका सवाल ये है कि लिमिट जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, कभी कम नहीं होती, जबकि जो शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन है वो थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा रेफरेंस समझना चाह रहे हैं। देखिए, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की पहले तो सर थोड़ा सा ना आप गाइड कीजिए, वो एक्चुअली होते क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में समझाइए। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। बेसिकली इस जैसे लिमिट्स में जो इश्यूज आते हैं कि हर साल जो अपडेशन करना होता है, इसमें की जरूरत हर साल रिन्यूअल करना होता है, तो बेसिकली अनसिक्योर्ड उनको दिया जाता है जो ऑलरेडी दे आर इनटू द सेम बिजनेस। एटलीस्ट 2 साल उस सेम बिजनेस में होना चाहिए, नंबर 1। और ये शॉर्ट टर्म फंडिंग 3 साल का दिया जाएगा। अब इसके अंदर आजकल तो जो नया फाइनेंसिंग मेथड है, जो पहले वाले थे कि हम इस तरह से करेंगे या इस तरह से करेंगे, तो उन्होंने अभी नए नए फ्रेम्स लाइक कुछ बहुत सारे न्यू मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, न्यू वे ऑफ कैलकुलेशंस लेके आए हैं। सपोज बैंकिंग अच्छी है तो बैंकिंग बेस पे, या जीएसटी मोड पे, या इनकम नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे, तो इस सारे बेसिस पे इन्होंने एक नया फ्रेम बनाया है। और एग्जिस्टिंग जो उनका जो बिजनेस चल रहा है लास्ट 2 years मिनिमम जो मांगते हैं, उस बेस पे ये लोग एक शॉर्ट टर्म ये लोग फाइनेंस का सैंक्शन देते हैं। सो द डिफरेंस इज एक्चुअली इसमें कस्टमर फिट इन कैसे होता है, इसमें हमें गौर करना होता है, क्योंकि इसमें 2 साल मैंडेटरी है। मतलब ये नहीं कि स्टार्टअप में आप आ गए, राइट, आपने कूद गए और आपको अनसिक्योर्ड है नहीं मिलेगा आपको। सपोज आप बोल रहे हो कि 1 साल पहले आप कुछ और बिजनेस कर रहे थे, या 1 साल मैंने चेंज करा है और मुझे बिजनेस लोन चाहिए, शायद उसमें भी नहीं मिलेगा। तो मैं ऑफ सेम लाइन ऑफ बिजनेस मुझे वो चाहिए 2 साल का, तभी मैं उसको एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करूंगा। और सर, जिन लोगों के पास ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं वो भी बिजनेस लोन लेने जाते हैं, उनका उस स्थिति में क्यों लेते हैं, वो थोड़ा सा आप गाइड कर पाएंगे? अनसिक्योर्ड लोन सर सपोज उस टाइम लिया जाता है 2 कारण से। सपोज का टर्नओवर थोड़ा सा डिप हुआ, या बट टर्नओवर डिप में देंगे बिजनेस लोन? देंगे, मतलब इट शुड नॉट बी मोर देन 50% या मतलब 30% से नीचे हो तो वो लोग कंसिडर कर लेंगे। मैं एक आइडिया लेता हूँ, जैसे हम बात करें 4-5 करोड़ की किसी की टर्नओवर है, तो हम वर्किंग कैपिटल लिमिट में अगर हम जाते हैं तो 20 से 25% आराम से चले जाते हैं, 25% तो आराम से चले जाते हैं। तो लगभग हो गया 1-1.25 करोड़ रुपए के लिमिट। ठीक है, 1-1.25 करोड़ की लिमिट पे अब ऐसे कस्टमर को जो 4-5 करोड़ की टर्नओवर रखता है, उसको एट ए टाइम कितने अमाउंट तक की रिक्वायरमेंट आती है? इन जनरल कितने रिक्वायरमेंट तक, मतलब टाइम उनको ऐसा लोन चाहिए होता है जो बिजनेस लोन होते हैं कि भी कितना अमाउंट जनरली चाहिए होता है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह की क्या टेंटेटिव आइडिया है आपका 4-5 करोड़ की टर्नओवर वाले कस्टमर? 4-5 करोड़ के टर्नओवर कहीं कस्टमर्स को 50 लाख की जरूरत पड़ती है, कहीं को 30 लाख या कहीं 15 लाख को भी जरूरत पड़ जाती है। बट अगेन एवरेज किया जाए तो एवरेज इज 20-25 लाख, 30 लाख जी, ये इनका एक एवरेज है। वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं जी। वो ये उनका माइंड में ये रीडिंग होती है कि मैं ये बार बिजनेस में लगा दूं और मैं 3 साल अपना लोन अपना क्लोज कर दूं। जी, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक क्लैरिटी और देना चाहूँगा। बेसिकली
जब हम बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं किसी भी तरह की फाइनेंसिंग के लिए, तो वहाँ पे हम ये समझते हैं कि बैलेंस शीट में किस तरह की लायबिलिटी कस्टमर की आती है और किस तरह की उसने एसेट क्रिएट किए हुए हैं। लायबिलिटी और एसेट्स बेसिकली बैलेंस शीट को हम समझते हैं। जो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन होते हैं वो शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए बिजनेसेस उठाते हैं, बिजनेसमैन लेते हैं कि शॉर्ट टर्म उनको अचानक से कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो उनको वो बिजनेस लोन लेना पड़ा। बट यहाँ पे है ना वो लोग भूल जाते हैं, यहाँ वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप ध्यान से देखा है, जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया 5-6 करोड़ की टर्नओवर और 1.25 करोड़ की लिमिट उनकी चल, अगर वही कस्टमर चाहे तो अपने पुराने बैंक जहाँ से वो लिमिट यूज कर रहा है उसको इमीडिएटली बोले और 2 दिन में, 2 दिन भी छोड़िए, मतलब कुछ घंटों में भी कई बैंक तो आपको टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट रिलीज कर देते हैं। जो आपकी लिमिट चल रही है उसका 20 से लेके 30% तक डिपेंड करता है, हर केस में वो वेरी करता है। तो सर ने भी अभी जो क्लैरिफाई किया कि एवरेज 25-30 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट आता है, तो 1.25 करोड़ की अगर मान लो किसी की लिमिट चल रही है तो 20-25%, 30% भी अगर हम बात करें तो वही 25-30 लाख और टेंटेटिव उतनी ही रिक्वायरमेंट आती है। प्रॉब्लम किस कस्टमर को आती है टेम्परेरी ओडी मिलने में? जो कस्टमर्स अपनी लिमिट को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपरली चर्निंग नहीं दिखाते हैं। जैसे क्या हुआ है कि 5 करोड़ की टर्नओवर तो जरूर है, लेकिन अकाउंट में टर्नओवर आ रही है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, ठीक है, मतलब लेस देन जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से। तो किसी भी सेगमेंट में जैसे हम बिजनेस लोन लेने भी जाएंगे तो 75-80% हम चर्निंग मानते हैं, यानी कि जो टर्नओवर आप सेल्स डिक्लेयर कर रहे हैं जीएसटी में, उतना पैसा आपका बैंक में भी रोटेट होना चाहिए। अगर 100 रुपए की टर्नओवर आपने जीएसटी में डिक्लेयर की है, उसके अगेंस्ट मिनिमम 75-80% नजर आना चाहिए। 20% का फिर भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। वही चीज अगर आप लिमिट में करते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी लिमिट है, जिसका हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें हम बात कर रहे थे 5 करोड़ की टर्नओवर और 1.25 करोड़ के आसपास की लिमिट, अगर वही 5 करोड़ की टर्नओवर के अगेंस्ट में 80%, लगभग 4 करोड़, 4.25 करोड़, 4.5 करोड़ की का टर्नओवर उसी अकाउंट से, लिमिट अकाउंट से रोटेट होती है, तो 1 सेकंड में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपको टेम्परेरी ओडी मिल जाएगी। और टेम्परेरी ओडी लेना ज़्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू बीएल, क्योंकि बीएल से 2-3 नुकसान हमारे आते हैं। एक, नो डाउट वो ईजी है और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो ईजी आउटफ्लो की दिक्कत उतनी नहीं आती है। बट बीएल लेने का पर्पस जनरली जो लोग बताते हैं, जो लोग कहते हैं, वो होता है वर्किंग कैपिटल। प्रॉब्लम ये है मैं यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ कस्टमर से कि भी वर्किंग कैपिटल के लिए तो बीएल बना ही नहीं है। ये कह सकते हैं कस्टमर को एक्चुअली अवेयर नहीं होता, वो वर्किंग कैपिटल को भी बीएल की तरह यूज कर लेता है। नहीं, एक्चुअली एक चीज समझिए ना, अगर हम किसी भी पीएसयू में जाएंगे, किसी भी सरकारी बैंक में जाएंगे, तो वो कोई भी टर्म लोन अगर क्रिएट होता है आपकी बैलेंस शीट में, तो उसके अगेंस्ट एसेट क्रिएट होनी चाहिए अदर साइड पे। लायबिलिटी में अगर आपकी बैलेंस शीट में टर्म लोन आता है, आप बीएल लेते हो तो वो टर्म लोन है, तो उसके अगेंस्ट में अदर साइड में आपका एसेट क्रिएशन नजर आना चाहिए। अगर आपकी एसेट क्रिएट नहीं हो रही है अगेंस्ट द टर्म लोन, देन वो आपकी बैलेंस शीट के रेशियोज को हैम्पर करेगा और हो सकता है अगले साल आपकी जो अच्छी खासी चलती हुई लिमिट है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि लिमिट हर साल रिन्यू होती है। अब आपका एक सवाल था कि भाई वो लिमिट कभी कम नहीं होती, आप चाहो हर साल ड्रॉप करवा लीजिए, आप उनको बोलिए हर साल 10%, 5% ड्रॉप कर दीजिए। बिजनेस में अगर हम बात करेंगे, बिजनेस में एक बार हम जब पैसा लेते हैं, सपोज लिमिट होती है तो राइट, वो चर्निंग चलती रहती है, तो कभी कभी पैसा एट द टाइम नहीं आ पा जो वापस। सर टेम्परेरी ओडी उसी चीज के लिए तो है, टीओडी। आई एग्री। तो अगर मैं बिजनेस लोन की बात करूं, अगर बंदा चाहे तो मतलब लेके 3 साल में विद इन 3 years ही कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर लोन। नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, बट ओडी इज लाइक समथिंग यार, यू आर टेकिंग द हेडेक राइट नाउ, बट सपोज ही इज नॉट एबल टू पे, अगर वो पे नहीं कर पा रहा सर, देन आपकी प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग तो वो हो गया ना सर। अगर सपोज मैंने बिजनेस में भी लगाया, मेरी कंपटीशन भी तगड़ी है सर, तो सर समझिए, कंपटीशन एक्चुअली आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, आप जो भी कैलकुलेशन कर लीजिए, और बेसिकली तो देखिए मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। मानता हूँ बिजनेस लोन इज ओवर फंडिंग, ओवर लिवरेज होते हैं कस्टमर्स जिनको बिजनेस लोन्स मिलते हैं, और बहुत सारे कस्टमर्स हमारे सामने आते हैं जो बिजनेस लोन की वजह से इस लेवल पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो फिर बाद में बिजनेस लोन की ईएमआई भरने के लिए नए बिजनेस लोन लेते हैं। दैट इज ट्रू, वो एक्सेस ऑफ बिजनेस लोन उठा लेते हैं, वो डेफिनेटली। अब वहां क्या होता है, उनको लगता है इजी फाइनेंसिंग। एक तो सर बिजनेस लोन में आप ये समझिए ना, जब टेम्परेरी ओडी की बात कर रहा हूँ तो वो लगभग सेम रेट पे होगा जिसपे
आपकी नॉर्मल ओडी मिली हुई है या सीसी लिमिट मिली हुई है 9-10% के आसपास आज की डेट में जो रेट चल रहा है, जबकि बिजनेस लोन आपको मिलेगा 16-17-18%, कई मामलों में तो 20% पे भी जाता है, 22% 30% भी जाती है। तो उस चीज का क्या सोल्यूशन है? आप ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे एक ऐसा लोन उठा रहे हैं जिसका बुक्स के लिए, जो बुक्स बेसिकली आपका बिजनेस कहाँ से दिखता है, बिजनेस जो है, जो एक्टिविटी दिख रही हैं, हो सकता है वो उतनी उस लेवल की ना हो, लेकिन बुक्स में जो लिखा जा रहा है, जो आपकी किताबें बोलेंगी बाद में, आपकी बैलेंस शीट बोलेगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बोलेगा, आपकी वो आउटफ्लोज जिस लेवल पे हम लोग लोकल भाषा में बात करें तो आउटफ्लो की बैंड बजा देता है आपका बिजनेस लोन की रिपेमेंट्स। एक एंगल वो है। दूसरा एंगल ये है कि आप जब आपके पास एक फंड होना है, मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आइडल आपकी रिपेमेंट, मतलब सॉरी, बिजनेस साइकिल किस तरीके से चलती है, बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल। तो एक बिजनेस जिस दिन रॉ मटेरियल खरीदा या ट्रेडिंग यूनिट वाला है तो जिस दिन माल खरीदा, माल खरीद के स्टॉक करने से लेके बेच के पेमेंट आने तक, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बात करिए तो रॉ मटेरियल खरीदा, देन उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, देन उसको सेल किया, सेल के बाद पेमेंट आई। तो वो जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो आइडल सिचुएशन में जो यूनिवर्सल नॉर्म्स हैं वो 90 डेज का है, और बहुत सारे केसेस में 30 डेज का मतलब साइकिल होता है। तो एक पेमेंट, यानी कि आपने अगर आज 10 लाख रुपए लगाए, वो 10 लाख रुपए अगर किसी बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल किसी बिजनेस का जो है वो 30 दिन का है, तो 30 दिन में वो पेमेंट वापस आ जानी है। देन व्हाई यू नीड बिजनेस लोन, जबकि वो 3 साल का है। 10 लाख का बिजनेस लोन लिया, वो बिजनेस लोन एक ऐसे पर्पज के लिए लिया जिसको लगाने के बाद उसकी सारा साइकिल कंप्लीट 3 महीने में हो जाना है मैक्सिमम। 3 महीने में जो पेमेंट वापस आ जानी है, अब आप उसको 3 महीने बाद भरने जाइए, कितने परसेंट पेनल्टी है सर? 4 से 5% है। 4 से 5% पेनल्टी, जबकि वही टीओडी आपको 3 महीने के लिए मिल जाती है। वो आपका पर्पज वहां सॉल्व हो जाता है। लेकिन किन लोगों को टीओडी नहीं मिलती है? जिनका कंडक्ट ठीक नहीं होता, अकाउंट कंडक्ट ठीक नहीं होते। जैसे कि एक पैरामीटर मैंने आपको बताया, चर्निंग प्रॉपरली ना आना, नंबर ऑफ चेक्स ज्यादा बाउंस होना, ठीक है, इंटरेस्ट टाइमली सर्व नहीं होना। या बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन हैं जिनको अकाउंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत है। अकाउंट्स के जानना तो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, जो अकाउंटेंट भी बैठे होते हैं तो वो ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब लाइक सीख वीख के बस टैली एंट्री आती है उनको, बेसिक। बैंक के कंप्लाइंस भी है, वो भी जो टाइमली आपने पूरे नहीं किए हैं। बैंकिंग कंप्लाइंस तो कुछ अलग से कंप्लाइंस होते ही नहीं। आपको तो बीएल भी नहीं मिलेगा सर, अगर आप बहुत सारे टाइम, अगर सपोज आपकी ओडी चल रही है, हाँ, आप बीएल के लाए हैं, अगर प्रॉपर इंटरेस्ट अगर नहीं दे रहे तो बीएल भी नहीं मिलता। अब आप देखिए ना, अगर किसी कस्टमर की एक तरफ सर 2 करोड़ या उससे कम की टर्नओवर है, यानी कि ऑडिट नहीं होता, हम ये मान के चलते हैं किसी कस्टमर की ऑडिट नहीं होती, तो बीएल होना कितना मुश्किल है। और किसी केस में मिल भी जाता है तो वो 22-24%, हाँ, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। हाँ, मान के चलिए 70-80% कस्टमर को तो नहीं मिलता है ना। लेकिन 2 करोड़ के टर्नओवर के हर कस्टमर को 50 लाख तक की लिमिट मिल सकती है, और वो भी 8-9% पे। आपको 24% पे नहीं मिल पाएगा, 70-80% रिजेक्शन आएगी कस्टमर्स की। लेकिन वही कस्टमर अगर 2 करोड़ की टर्नओवर के आसपास है, 1.5-2 करोड़ की टर्नओवर है, तो 20 से 25%, 50 लाख तक की लिमिट आपको मिल जाएगी, और वो भी बेस्ट रेट पे 8-9%, 10% पे। तो टेम्पररी ओडी आप जब बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने चर्निंग 90 डेज हुई, वापस आके मैंने ओडी बंद कर दिया सपोज, तो क्या मैं 2 महीने बाद जाकर दोबारा ले सकता हूं? और क्या, ओके। एवरी टाइम यू गॉट अ न्यू ऑर्डर। बेसिकली बीएल क्यों लिया जाता है कि अचानक से कोई ऐसा ऑर्डर आएगा, आपकी प्रोजेक्शन थी 1 साल भर की कि आपको इतना पैसा ऐसे ऐसे चलता रहेगा, अचानक से आप मार्केटिंग करते हो, कुछ और ऐसा एक ऑर्डर आ गया जिसके लिए जो एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट हो गई, तो उसके लिए आपको नया पैसा चाहिए। अब नया पैसा लेने के लिए आप क्या करोगे? बैंक में जाओगे, या तो टेम्परेरी ओडी की तरफ जाओगे जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, या फिर आप बीएल की तरफ जाओगे जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनोगे। तो जो ऑर्डर है वो आज ऑर्डर मिला है, उसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद पेमेंट आने तक का क्या साइकिल रहेगा? वो तो मोर और लेस 90, मोर और लेस ना, मतलब एवरेज जो यूनिवर्सल नॉर्म है उसकी बात करते हैं तो 90 डेज है। तो 90 डेज के लिए आपको टेम्परेरी ओडी मिल रही है, व्हाई आर गोइंग फॉर बीएल? तो क्या अगर 90 डेज ने 120 डेज हो जाता तो सर वो लेट पेमेंट पेनल्टीज हैं, उसमें वो थोड़ा बता सकते हो आप, उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। हाँ, और अदरवाइज डे 1 पे भी आप उनको अगर प्रोजेक्शन समझाओगे कि भी किस तरीके से ऑपरेट होना है तो वो कस्टमाइज की जा सकती है एवरीथिंग। हाँ, एग्जिस्टिंग लिमिट भी कस्टमाइज हो सकती है, बिल्कुल हर चीज कस्टमाइज होती है। ये तो नॉलेज नहीं है, किसी को भी नॉलेज नहीं है। अब परेशानी क्या है, जो लोग थोड़ा बहुत काम हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में या वर्किंग कैपिटल में करते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें और 1 लाख लोग अगर लोन करवाने वाले हैं
तो 100 लोग भी ढंग के आपको वर्किंग कैपिटल का नॉर्म्स को प्रॉपर समझने वाले और समझाने वाले नहीं है। वहां पर कई बार क्या होता है कि कस्टमर भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए भी होता है कि मेरे को लोन मिल रहा है, और जो कंसल्टेंट होते हैं या आप डीएसए कह लीजिए, वो अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट उसमें सोच लेते हैं वो कि तो अपने बेसिकली कस्टमर को गाइड नहीं करते हैं। हाँ हाँ, देखो गाइड भी नहीं बोलूंगा, लैक ऑफ नॉलेज भी बोलूंगा। लैक ऑफ नॉलेज मेजर इशू है। क्योंकि क्या क्या है, देखो इजी क्या है, प्रॉपर्टी रखी, लैप लिया, या फिर बीएल के लिए फाइल डाली। अब बीएल में समस्या क्या है, या अच्छा इसकी ब्यूटी भी कह लो, उसकी समस्या भी वही है और उसका फायदा भी वही है कि एक फाइल आपके पास आई, लेट्स सपोज कस्टमर को चाहिए 1 करोड़ रुपए, उसकी एलिजिबिलिटी बनती है 10 लाख रुपए, 10 बैंकों में भेज दी और 1 करोड़ रुपए दे दिया उसको। वो तो फंसने वाला काम है। हाँ, मतलब बेसिकली होता यही है ना। बीएल चलता क्यों है, इजी है, 4-5 दिन 6 दिन में आपका बीएल हो जाता है। आपका लिमिट होने के लिए टाइम लगता है 1 महीना 1.5 महीना, क्योंकि उसमें 10 तरह के एनालिसिस होते हैं। आपका पूरा बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल, पूरा हर चीज का एनालिसिस होता है, 10 तरह के रेशियोज निकाले जाते हैं, तब जाकर आप, बिकॉज वो जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है वो प्योरली आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस है, बिजनेस की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलती है। ये नहीं कि बस आपने लोन की इच्छा जाहिर की और 10 बैंकों में एप्लीकेशन लग गई और आपको पैसा मिल गया। वही देखा जाता है जब हम कस्टमर से डिस्कशन करते हैं, तो उसमें बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि कस्टमर ने 8-10 बैंकों से लोन ले रखे हैं, और अगर उसकी 8-10 करोड़ की टर्नओवर है तो उसमें हम ये देखते हैं कि कस्टमर ने 3-4 करोड़ रुपए के बीएल उठा रखे हैं। हाँ, तो वो बहुत दिक्कत है ना। अब एक चीज समझिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ जब हम स्टार्टअप लोन की बात करते हैं कि आपका अपना पैसा भी धंधे में लगाना चाहिए। द मोमेंट आपके पैसे से ज्यादा पैसा बैंक का लग जाएगा, वही हो जाता है उसमें। उस केस में अगर हम अपनी उसकी देखते हैं, अपने ओन कैपिटल कितनी है, तो 50-60 लाख 7 लाख या ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ होती है। लेकिन बैंक फाइनेंसिंग जो हो रखी होती है वो 5-6-8 करोड़ रुपए, तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स बैंक फंड लगा होता है इंस्टेड ऑफ ओन फंड। नहीं, 3-4 टाइम तक तो चलो ठीक है, क्योंकि आइडल सिचुएशन में जो बैंक्स या आरबीआई नॉर्म्स भी कहते हैं कि 25% तक की आपकी कैपिटल और 75% बैंक फाइनेंस हो जाएगा। तो 3 टाइम्स तक तो बेटर है कि भाई आपने अगर मान लो 1 करोड़ लगाया है तो 3 करोड़ बैंक से मिल जाए, यहाँ तक तो फिर भी चल जाएगा, आप बिजनेस में सर्वाइव कर जाओगे और फिर पैसा भी कमा लोगे। लेकिन यहाँ से बियॉन्ड जाते ही फंस जाओगे आप, तो अलार्मिंग हो जाता है, बिल्कुल आराम में। अब बहुत सारे लोग, हमें पता है क्या हमारे पास आर्ग्यूमेंट आता है कि सर हमारा ना कैश बिजनेस है तो इसलिए हमें बीएल उठाने पड़ते हैं। अरे भाई, कैश बिजनेस है तो कैश बिजनेस में बीएल क्यों चाहिए? बीएल तो पक्के का पैसा है, क्या करोगे आप? बीएल लिया और फिर उसको कच्चा को घुमा दिया, क्या लॉजिक? वो जवाब ही नहीं दे पाते वो, मतलब हमारे पास। तो ये एक है। अच्छा, और दूसरा सर एक थोड़ा मिथ और है वर्किंग कैपिटल को लेके, वो ये है कि वर्किंग कैपिटल के लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी चाहिए। नहीं, आज की डेट में हमारे पास आप भी, हम एक दो काम हम कर चुके हैं, 2-4 हम लोग काम कर चुके हैं। तो 5 करोड़ तक की लिमिट तो बिना किसी गारंटी और बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी की मिल जाती है। इवन अगर आप एक बिजनेस लोन लेने जाएंगे 10 लाख रुपए का, उसमें भी आपका, लेट्स सपोज मैं हूँ एक बिजनेसमैन और मुझे अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए का बिजनेस लोन चाहिए, मेरे स्पाउस, मेरी वाइफ को भी गारंटी देनी पड़ेगी। दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बिजनेस लोन्स। एम आई करेक्ट सर? नॉट फॉर एवरीवन, बट मेजर लोग करते हैं। मेजर मतलब 70-80-90% में आपको गारंटी, स्पाउस की गारंटी देनी पड़ेगी। उसमें कई एनबीएफसीज बैंक्स तो क्या करते हैं, स्पाउस के सिक्योरिटी चेक्स भी रखते हैं, तो वैसा भी है। जबकि हमारा जो ये 5 करोड़ तक का वर्किंग कैपिटल अनसिक्योर्ड लिमिट है, इसमें अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस है तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं आएगा। एक मेरा बिजनेस जो भी XYZ नाम है, और एक मैं जो उसका ओनर हूँ, सिर्फ वो 2 लोग साइन करेंगे, एक स्टैंप के साथ मेरे ही साइन और एक विदाउट स्टैंप मेरे ही साइन। इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी ना ही कोलेटरल, गारंटी भी नहीं किसी की। तो ये ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जब इस तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन लोग को नॉलेज नहीं है, लोग जाना नहीं चाहते, लोग उसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। और सही मामले में तो मैं ये सलाह देता हूँ हर किसी को कि लाइक जैसे अगर कोई आदमी ये बिजनेस लोन, ये बिजनेस वर्किंग कैपिटल लिमिट लेता है तो बैंक उसको सही मायने में धंधा करना सिखाता है। बिकॉज इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम और होता है जिसको प्रॉब्लम मानते हैं लोग, मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि भी एवरी मंथ बिजनेसमैन को
अपनी ड्राइंग पावर बैंक को जस्टिफाई करनी होती है, ठीक है, कि भी उसके पास कितना माल पड़ा है, मार्केट से कितना लेना है, कितना देना है। स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बेसिस पे उसको एक लिमिट जस्टिफाई करनी होती है एवरी मंथ। तो ही हैज़ टू फोकस ऑन द बिजनेस की भी, कितना मार्केट में देना है मुझे, कितना मार्केट से लेना है, कितना मेरे पास माल पड़ा है, हर चीज़ की ट्रैकिंग खुद करने लग जाता है। जो आम तौर पर अगर मान लो किसी ने लिमिट नहीं ली होती है, बिजनेस लोन लिया होता है या कोई लैप लोन लेके अपना वर्किंग कैपिटल चला रहा होता है, तो वो थोड़ा कैजुअल होता है उस मामले में। थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक कैजुअल हो जाता है कि ठीक है, आ रहा है कोई बात नहीं, पैसा पड़ा हुआ है। पैसा पड़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके अगर हम लोग चाहें मिलके तो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सर, आपका एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ और हमारे कस्टमर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू बालकिशन जी और जॉर्ज सर स्पेशली, कि आप लोग फिर से आज दोबारा से हमने एसोसिएशन किया, इस विषय में एक डिस्कशन किया। ऐसे ही वीडियोस हम लगातार लेके आते रहेंगे, इसलिए आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करता हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होगी, उसको ज़रूर ओके कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत से पता चल जाए। थैंक यू थैंक यू एवरीवन।